हेलो दोस्तों, मैं कृष्णा करियर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आपके लिए सीरीज लेके आए हैं। तुम संस्कृत सीरीज लेके आए, संस्कृत व्याकरण पूरी संपूर्ण व्याकरण की सीरीज लेके आए हैं। तो उसमें से एक टॉपिक लेके आए हैं हम आपके लिए, वो शब्द विचार के बारे में बताएंगे कि ये शब्द विचार क्या होते हैं। तो इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे आज इसके बारे में। तो देखिए, शब्द विचार क्या होते हैं। तो पहले तो आप समझिए कि संस्कृत को इसमें कौन सी धातु लगी गई है और इसमें कौन सा प्रत्यय है और उपसर्ग क्या है इसमें, इसके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। और इसका अर्थ क्या होता है संस्कृत का, तो आपको इसके बारे में आपको बता रहे हैं। तो जैसे संस्कृत, तो इसमें क्या होता है, सम। इसमें सम तो उपसर्ग होता है और इसमें कृ धातु होती है और इसमें कृत प्रत्यय होता है। इसमें कृत प्रत्यय होता है। इनसे मिलकर के बनी है संस्कृत। ये शब्द मिलकर के बना है संस्कृत। अब बात करते हैं इसका अर्थ क्या होता है संस्कृत का। तो हम संस्कृत का अर्थ होता है, इसे कहते हैं शुद्ध। जैसे कोई भाषा हुई तो संस्कृत एक शुद्ध भाषा है। तो संस्कृत भाषा का अर्थ क्या होता है, शुद्ध भाषा। तो ये शुद्ध भाषा होता है। तो इसके बारे में बताते हैं। तो हम संस्कृत में इसके बारे में बताते हैं, व्याकरण के बारे में। तो ये क्या होता है व्याकरण, इसमें क्या उपसर्ग होता है और इसमें क्या धातु होती है और इसमें कौन सा प्रत्यय होता है। तो इसके बारे में आपसे बात करते हैं। तो इसमें क्या है, वे उपसर्ग है, आंग उपसर्ग है और उसके बाद क्या धातु है और लिप्ट प्रत्यय है। इसमें वे उपसर्ग, उसके बाद आंग उपसर्ग और इसमें क्र धातु और इसमें लिप्ट प्रत्यय, इनसे मिलकर के बना है ये व्याकरण। जैसे पूछ लेगा व्याकरण में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें वे और आंग प्रत्यय है और इसमें धातु क्र धातु है और इसमें लिप्ट प्रत्यय है। तो जैसे प्रत्यय पूछ ले तो इसमें प्रत्यय लिप्ट प्रत्यय है। ऐसे करके आप बता सकते हैं इसके बारे में। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, जिसमें शब्दों की निष्पत्ति बताई जाए वह व्याकरण कहलाता है। इसमें क्या होता है, इसमें शब्दों की निष्पत्ति बताई जाए वह व्याकरण कहलाता है। तो हम व्याकरण को हम शब्द शास्त्र भी कहते हैं और इसको पद शास्त्र भी कहा जाता है। व्याकरण को हम क्या कहते हैं, तो इसे शब्द शास्त्र भी कहा जाता है और इसे पद शास्त्र भी कहते हैं। व्याकरण ना दे करके आपको पूछ लिया पद शास्त्र क्या होता है, तो उसके यही होता है पद शास्त्र। इसमें व्याकरण का पूरा ज्ञान किया जाता है। मतलब इसमें प्रत्ययों का और संधि और और इसमें समास और इसमें अलंकार और तुम्हारे स्वर व्यंजन, ये सारे इनके बारे में इनका वो किया जाता है, वर्णन किया जाता है। तो वो होता है व्याकरण। तो इसे शब्द शास्त्र भी कहते हैं और इसे पद शास्त्र भी कहते हैं। अब बात करते हैं संस्कृत व्याकरण के, इसमें त्रिमुनि हैं। तो संस्कृत व्याकरण में त्रिमुनि हुए हैं। तो पहले पाणिनि, उस दूसरे कात्यायन, इन कात्यायन को वररुचि भी कहते हैं और उसके बाद उस तीसरे पतंजलि। तो इसमें पहले पाणिनि और उसके बाद दूसरे कात्यायन यानी वररुचि कहते हैं, उसके बाद फिर पतंजलि। तो बताया गया व्याकरण का महत्वपूर्ण ग्रंथ अष्टाध्यायी होता है। जैसे पूछ लिया है कि बताइए व्याकरण का महत्वपूर्ण ग्रंथ क्या है, तो इसका ग्रंथ है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है, तो अष्टाध्यायी के रचयिता है पाणिनि। इसमें 8 अध्याय हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं अष्टाध्यायी। इसमें कितने अध्याय हैं, तो इसमें 8 अध्याय हैं, इसलिए
इन्हें अष्टाध्यायी बोला गया है। और इसके बारे में बात करते हैं, पाद कितने होते हैं, तो एक अध्याय में 4 पाद होते हैं। इसमें एक अध्याय में 4 पाद होते हैं, तो 8 अध्याय में कितने पाद हो गए, तो इसमें 8 अध्याय में 32 पाद हो गए। तो इसमें कुल 32 पाद होते हैं और इसमें लगभग 4000 सूत्र होते हैं। इसमें सूत्रों की बात की जाए तो लगभग कितने सूत्र होते हैं, तो इसमें 4000 सूत्र होते हैं। इसलिए पाणिनि को सूत्राकार कहा गया है। जैसे सूत्राकार पूछ लिया है तो मैं सूत्राकार कौन है, तो पाणिनि को ही सूत्राकार कहा गया है, क्योंकि इसमें 1000 नहीं, इसमें 4000 समथिंग इसमें मत सूत्रों का वर्णन किया गया है, इसलिए इसे सूत्राकार कहा गया है। इसमें अष्टाध्यायी का पहला सूत्र क्या है, जैसे पूछ लिया है कि अष्टाध्यायी का पहला सूत्र क्या है, तो अष्टाध्यायी का पहला सूत्र है वृद्रादेच। इसका पहला सूत्र क्या है, तो इसका पहला सूत्र है वृद्रादेच। इसमें और अगला पॉइंट है महर्षि कात्यायन ने इस अष्टाध्यायी के सूत्रों पर एक वार्तिक लिखी है। हमारे महर्षि कात्यायन हुए थे, उन्होंने इन सूत्रों पर क्या लिखी है, तो एक वार्तिक लिखी है, इसलिए इन्हें वार्ताकार भी कहा गया है। तो महर्षि कात्यायन को और क्या कहा गया है, तो वार्ताकार भी कहा गया है, क्योंकि इन्होंने सूत्रों पर एक वार्तिक लिखी गई थी, इसलिए इन्हें वार्ताकार भी कहा गया है। अब बात करते हैं पतंजलि। तो पतंजलि क्या हुआ है, तो इन्होंने 4000 सूत्रों पर महाभाष्य लिखा है। इन्होंने सूत्रों पर महाभाष्य लिखा है, तो इसलिए इन्हें महाभाष्यकार भी कहा गया है, मतलब पतंजलि को। तो हमारे जैसे व्याकरण शास्त्र में कितने मुनि हुए, तो इसमें त्रिमुनि हुए, एक नंबर 1 पतंजलि, उसके बाद पाणिनि, उसके बाद वररुचि, इन्हें कात्यायन भी कहा गया है। तो ये त्रिमुनि कहलाए। और इसके बारे में आपको एक एक करके बताते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद से रफ करेंगे। वर्ड विचार के बारे में बताते हैं, और इसमें बता रहे थे वर्ड विचार के बारे में बताते हैं आपको। ये क्या वर्ड विचार क्या होते हैं, वर्ड या अक्षर, इसमें क्या होता है, हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, मुख से हम जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो वर्ड या अक्षर कहलाते हैं। वर्ड या अक्षर क्या होते हैं, हम जिन ध्वनियों को जिन ध्वनियों को मुख के द्वारा उच्चारण करते हैं वो वर्ड या अक्षर कहलाते हैं। ये है इनका। अब बात करते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और एक व्यंजन। स्वर और व्यंजन ये 2 प्रकार के होते हैं, वर्ड या अक्षर। तो इसके बाद स्वर क्या होता है, तो एक संस्कृत में एक वाक्य कहा गया है, एक पद है, तो ये पद स्वयं राजयन्ते इत स्वरा। स्वयं राजयन्ते इत स्वरा मतलब स्वयं, स्वर क्या होते हैं, स्वर एक स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले शब्द मतलब वर्ड वे स्वर कहलाते हैं। इसका मतलब ये हुआ, स्वयं राजयन्ते इत स्वरा मतलब स्वयं के स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ड स्वर कहलाते हैं। जैसे अ का उच्चारण सिर्फ अ के द्वारा ही होता है और इसमें कोई दूसरा वर्ड का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए इसमें अन्य वर्ड की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे स्वरों को एक वाक्य दे दिया गया, स्वर राजयन्ते इत स्वरा यानी स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं ये। अब बात करते हैं स्वरों की, स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो ये संस्कृत व्याकरण में स्वर 9 प्रकार के बताए गए हैं। 9 माने गए 9। और ये कितने होते हैं स्वर, तो ये होते हैं 9।
अ ई उ री लृक ए ऐ ओ औ। ये 9 स्वर होते हैं। इसके बाद बात करते हैं मूल स्वर। ये मूल स्वर कितने होते हैं? तो ये मूल स्वर संस्कृत व्याकरण में 5 मूल स्वर बताए गए हैं। कितने बताए गए? 5। अ ई उ लृ ओ, ये बताए गए 5 अ ई उ री लृ। इसके बाद बात करते हैं संयुक्त स्वर। तो ये संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं? ए ऐ ओ औ। ये संयुक्त स्वर 4 संयुक्त स्वर होते हैं। ए ऐ ओ औ। ए ऐ ओ औ ये कैसे मतलब संयुक्त स्वर हैं? तो अ प्लस ई, अ प्लस ई बराबर क्या होता है? ए। अ प्लस उ, अ प्लस ओ बराबर क्या होता है? ओ। और अ प्लस ई बराबर बड़ी ए। और अ प्लस उ बराबर होता है बड़ा ओ। ये होते हैं संयुक्त, मतलब संयुक्त स्वर कहलाते हैं ये। अ प्लस ई बराबर ए, अ प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ए, और अ प्लस उ बराबर ओ, और मतलब अ प्लस बड़ा उ बराबर बड़ा ओ। ये होते हैं 4 संयुक्त स्वर कहलाते हैं। और जैसे मूल स्वर पूछ लिया जाए तो मूल स्वर कितने होते हैं? तो मूल स्वर 5 होते हैं। अ ई उ री लृ, ये 5 मूल स्वर होते हैं। ये आपको इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कितने मूल स्वर होते हैं और कितने संयुक्त स्वर होते हैं, और मतलब हमारे संस्कृत व्याकरण में कितने स्वर होते हैं। तो इनकी जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा एग्जाम में यहां से आपको पूछ ले जाते हैं। अब बात करते हैं स्वरों के भेद। तो स्वरों के कितने भेद होते हैं? तो इनके 3 भेद होते हैं। तो उनके बारे में बताते हैं आपको। आपको आगे बता रहे थे, तो इसमें संयुक्त स्वरों के बारे में बता रहे थे, वहां पर गलती हो गई थी थोड़ा। वहां पर मतलब ए आई हो गया था वहां पर। मतलब जैसे ये है अ प्लस ई बराबर क्या होता है? ए होता है। अ प्लस ई, अ प्लस ई बराबर ए होता है, और अ प्लस उ बराबर ओ होता है, और अ प्लस ए बराबर ए होता है, यहाँ बड़ी ए होता है, और अ प्लस ए बराबर यहाँ बड़ी ए होता है। उसके बाद अ प्लस ओ बराबर बड़ा ओ होता है। ये हमारे संयुक्त स्वर होते हैं। यहाँ पर 2 स्वरों से मिलकर के बने होते हैं, ये होते हैं संयुक्त स्वर। वहां पहले कंफ्यूज हो गए थे, ये सही है, ऐसे करके होते हैं ये स्वर। इसके बाद बात करते हैं स्वरों के भेद कितने होते हैं। तो इनके भेद होते हैं, इनके 3 भेद होते हैं। ह्रस्व स्वर होता है, एक दीर्घ स्वर होता है, और एक प्रतु स्वर होता है। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर वे होते हैं, इनमें एक मात्रा का समय दिया जाता है, वह ह्रस्व स्वर कहलाता है। जैसे अ ई उ री लृ क, ये क्या होते हैं? ये होते हैं ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। उसके बाद दीर्घ स्वर के, ये कौन से होते हैं दीर्घ स्वर? इसमें दुगना समय लगता है, तो वो होते हैं दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? आ ई ए ऐ ओ औ, और मतलब बड़ा ऋ। तो ये क्या होता है? ये हमारे होते हैं दीर्घ स्वर। इसके बाद प्लुत स्वर क्या होता है? प्लुत स्वर, इसमें तिगुना समय लगता है। जैसे ओम, इसमें तिगुना समय लग रहा है ना, तो इसमें तिगुना समय लगे वो प्लुत स्वर कहलाते हैं। तो ये बात रही थी स्वरों के बारे में। अब बात करते हैं मतलब व्यंजनों के बारे में, बताते हैं आपको व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से व्यंजन होते हैं। इसके बारे में आपको एक एक करके बताएंगे कि मैं कौन सा
मतलब व्यंजन होता है, कौन सा व्यंजन होता है, कितने प्रकार के होते हैं, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, इनके बारे में अभी आपको चर्चा कर रहे हैं, पूरा डिटेल में अच्छी तरह से बताएंगे। इस मतलब तब इसका रफ कर देते हैं। आपको बता रहे थे, तो इसमें क्या होता है, मतलब इसमें आपको एक नई चीज और बताएंगे, जैसे अ ई ओ रे, अ ई ओ रे, इनके क्या होते हैं, प्रत्येक वर्ण के 18 वेद होते हैं। इन्हें प्रत्येक वर्ण कितने वेद होते हैं, इन्हें 18 वेद होते हैं। और ये लृ ए औ ओ औ, इनके 18 वेद होते हैं। और ऋ और ये लृ, इनके कुल 30 वेद होते हैं। जैसे पूछ लिया जाए कि बताइए ए आई ओ और ऋ के कितने भेद होते हैं, तो इनके 18 भेद होते हैं। ऐसे करके इन्हें याद कर लेना आप। अब बात करते हैं व्यंजन। हल वर्ण कौन से होते हैं, व्यंजन को ही हल वर्ण कहा गया है। तो ये व्यंजन ये कितने प्रकार के होते हैं, और ये व्यंजन होते क्या है, इनके बारे में बताते हैं आपको। तो जैसे व्यंजन में एक वाक्य दिया गया है संस्कृत में, अन्वग भवति व्यंजनम, यानी अन्वग भवति व्यंजनम। इसमें क्या होता है, मतलब व्यंजन वे वर्ड होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, वे होते हैं व्यंजन। इसमें क्या होता है, मतलब जैसे आप समझ लिए, वे वर्ड वे होते हैं जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं, यानी स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, वे वर्ड व्यंजन कहलाते हैं। अब बात करते हैं, अब व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसे बताया गया क अ, तो मतलब क प्लस अ बराबर क्या होता है, क होता है। तो जैसे क बोलेंगे तो मतलब क उसमें अ होगा, तो अ स्वर है, ऐसे करके मतलब ख, तो ख उसमें अ स्वर मिला होगा। और जैसे च पढ़ेंगे तो उसमें च में अ स्वर होगा, ऐसे करके बोले जाते हैं। तो पूर्ण रूप से बोले जाते हैं, उसमें स्वर सहित होता है। अगर इस वाक्य में स्वर नहीं होते हैं, वे हलंत के साथ लिखे जाते हैं। तो जैसे करके ये है, इसमें क्या है, अभी इसमें स्वर है, तो इसमें स्वर के साथ मतलब च लिखा है च, तो इसमें अ आ रहा है। अगर इसे हलंत के साथ जोड़ेंगे तो इसे ऐसे लिखेंगे। इसमें सब क्या है, इसमें सब स्वर निकल गया, अ निकल गया। अब पढ़ेंगे से च ऐसे करके पढ़ेंगे इसे। और जब इसमें स्वर सहित होगा तब पढ़ेंगे च, ऐसे करके च क ख, ऐसे कर पूर्ण रूप से ऐसे पढ़ते हैं। इसके बाद जैसे कुल व्यंजनों की संख्या पूछी, बताइए कुल व्यंजन कितने होते हैं। व्याकरण शास्त्र में कुल व्यंजन कितने होते हैं, तो 33 बताए गए हैं। इसमें कुल व्यंजन 33 होते हैं। इन्हें हम 10 महेश्वरी सूत्रों में विभक्त करके इनका वर्णन किया गया है। 14 महेश्वरी सूत्र होते हैं, उसमें से 10 महेश्वरी सूत्र होते हैं, उनमें व्यंजनों का वर्णन किया गया है। और जो 4 महेश्वरी सूत्र बचे पहले, उनमें स्वरों का वर्णन किया गया है। तो जैसे महेश्वरी सूत्र, तो मतलब 10 महेश्वरी सूत्रों में इन्हें विभक्त किया गया है व्यंजनों को। इसके बाद बात करते हैं व्यंजन के प्रकार कितने होते हैं। तो मतलब व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्पर्श व्यंजन, एक अंतस्थ व्यंजन होता है, और एक ऊष्म व्यंजन होता है, और एक संयुक्त व्यंजन होता है। ये 4 प्रकार के ये हमारे व्यंजन होते हैं। तो इनके बारे में एक एक करके अभी बताते हैं, अब तक इसका रफ करते हैं। आपको बता रहे थे व्यंजन के प्रकार। तो व्यंजन के प्रकार कितने होते हैं, 4 प्रकार होते हैं व्यंजन के। स्पर्श व्यंजन होता है, अंतस्थ व्यंजन होता है, ऊष्म व्यंजन होता है, और संयुक्त व्यंजन होता है। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है।
और ऊष्म व्यंजन वो अंतःस्थ व्यंजन कितने होते हैं? तो अंतःस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है? ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है। उसके बाद या संयुक्त व्यंजन, तो संयुक्त व्यंजन की संख्या होती है 3। तो इस सबसे पहले बात करते हैं स्पर्श व्यंजन। ये स्पर्श व्यंजन क्या होता है? तो स्पर्श व्यंजन इनको हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि ये मतलब 5 वर्गों में विभक्त किए गए हैं, इसलिए हम इन्हें हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग और प वर्ग, ये 5 वर्गों में विभक्त किया गया है। पहला है क वर्ग। तो क वर्ग में क से लेकर के ण तक ये वर्ण आते क ख ग घ ण। इसके बाद च वर्ग में च छ ज झ य। इसके बाद ट वर्ग, तो ट वर्ग में ट ठ ड ढ ण। और उसके बाद तु वर्ग, तो इसमें आता है त थ द ध न। इस प वर्ग में आता है प फ ब भ म। तो ये वर्ण हैं जो स्पर्श व्यंजन में इनका वर्णन किया गया है। स्पर्श व्यंजन वे होते हैं जो मतलब मुख से किसी न किसी भाग से स्पर्श करके निकलते हैं, वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो जैसे अंतिम वर्ण होता है पंचम वर्ण, तो ये पंचम वर्ण क्या कहलाता है? ये पंचम वर्ण, तो ये पंचम वर्ण अनुस्वार वर्ण कहलाते हैं ये। तो अनुस्वार पूछ लिया जाए तो अनुस्वार क्या होता है? जो मतलब अनुस्वार वर्ण वे होते हैं नाक के स्वर के द्वारा बोले जाते हैं, वे अनुस्वार वर्ण होते हैं। तो अंतिम वर्ण होता है पंचम वर्ण, वे क्या होते हैं? वो अनुस्वार वर्ण कहलाते हैं। इसके बाद अंतःस्थ व्यंजन, ये कौन से होते हैं? तो अंतःस्थ व्यंजन होते हैं य व र ल। य व र ल ये क्या होते हैं? ये अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। इसके बाद ऊष्म व्यंजन श श स ह, इसमें तीनों स और ह, ऊष्म व्यंजन में तीनों स और ह आता है। इसके बाद बात करते हैं संयुक्त व्यंजन। ये क्या होते हैं संयुक्त व्यंजन? तो जैसे क और जो पेट से स वाला, तो इसको जोड़ करके इसे मतलब छ बनते छ। इसके बाद त र बराबर त्र बनता है और ज य बराबर ज्ञ बनता है। एग्जाम में पूछे जाता है, यहां से बताइए कि क प्लस श बराबर कौन सा अक्षर बनेगा? तो ये होते हैं संयुक्त व्यंजन। ऐसे आपको इनके बारे में विशेष रूप में इनकी जानकारी होनी चाहिए। अलग अलग से मतलब ये स्वर से अलग बताया गया अयोग वाहक। तो ये अयोग वाहक कितने होते हैं? तो अयोग वाहक की संख्या होती है 2। तो इन्हें अयोग वाहक बताया गया है। ये हमारे व्यंजन थे। इनको आपको एक एक बता दिया कितने प्रकार के व्यंजन होते हैं और मतलब कौन से व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, अंतःस्थ व्यंजन कितने होते हैं और संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं। इनके बारे में आपको मतलब आप बता दिया। आशा करता हूं आपको मतलब समझ में आ गया होगा। तो यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं ज्यादातर, तो इनकी जानकारी विशेष तरीका से आपको इनकी जानकारी होनी चाहिए आपको। इसलिए आज हम आपके लिए वीडियो लेके आए थे कि मतलब स्वर और व्यंजन इनके बारे में आपको विशेष रूप से जानकारी होनी चाहिए। तो आज हमने टॉपिक संस्कृत में वर्ण विचार के बारे में आपको बताया, इसकी चर्चा करी। और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें। हमारे चैनल को मतलब वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा संख्या में, और इस वीडियो को ज्यादा से संख्या में शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ऐसे ही वीडियो लेके आपको लेके आया करेंगे संपूर्ण संस्कृत व्याकरण में हम सीरीज लेके आए हैं मतलब संस्कृत संपूर्ण व्याकरण। तो आज बस इतना ही मतलब वर्ण विचार के बारे में बताया आपको। तो अब मिलेंगे फिर इसी मंच पर कल। थैंक यू, धन्यवाद।